होने जा रहा है। वैज्ञानिक चेतना से लैस संस्था विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम यानी GIST ने मिलकर उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर यह मिशन शुरू किया है। इस पावन मिशन के विधिवत आरंभ होने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह हमेशा साफ करते रहें और हाँ, 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगाएं। आप सभी सुधी दर्शकों को बता दें कि आहार क्रांति कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया साइंस OTT और YouTube चैनल पर के अतिरिक्त सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर इसका प्रसारण हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके, लोगों को लाभ पहुंचा सके, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे अवश्य साझा करें। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ विज्ञान भारती, टू डिलीवर वेलकम एड्रेस। Professor Sudhir Singh Bhadoria has more than 3 decades of academic, research and administrative experience, and currently he is working as the director of University Institute of Technology, Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, MP. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Sudhir Singh Bhadoria. सुधीर सिंह भदौरिया जी, आपसे विनम्र निवेदन है, आप आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें। दर्शकों, हमारे साथ अभी DGCSI डॉक्टर शेखर मांडे जी उपस्थित हैं, डॉक्टर श्रीनिवासन जी उपस्थित हैं, डॉक्टर श्रीनिवास राव जी उपस्थित हैं, ज्ञानेश्वर मुले जी उपस्थित हैं, येलो राव मिराजकर जी उपस्थित हैं और आदरणीय तनुजा जी उपस्थित हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल कृष्णा जी को भी मैं देख रहा हूं और आदरणीय विजय भटकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि सुधीर जी ऑनलाइन आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ विज्ञान भारती, प्लीज कम सर एंड डिलीवर वेलकम एड्रेस। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं से तकनीकी बाधा आ गई है, जो कि कई बार हो जाता है। मान जी, आप म्यूट हो गए। मुझे लग रहा है तकनीकी बाधा से जल्दी हम लोग पार पा लेंगे और आप सबके समक्ष सुधीर भदौरिया जी उपस्थित होंगे। तब तक मुझे ये अवसर मिला है कि मैं सबका स्वागत कर सकूं अपने विशिष्ट अतिथियों का। डॉक्टर शेखर सिंह मांडे हमारे DGCSIR हैं, आदरणीय विजय भाटकर जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रीनिवास राव साथ हैं हमारे, ज्ञानेश्वर मुले जी हमारे साथ हैं, आदरणीय तनुजा जी हमारे साथ हैं और येलो राव जी हमारे साथ हैं। आप सबसे निवेदन है कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जहां तक संभव हो लोगों तक पहुंचाएं। बहुत आवश्यक है कि हम सभी इस वैज्ञानिक चेतना को समझ सकें कि आहार हमारे विचार को, हमारे व्यवहार को, हमारे संस्कार को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, पूरे राष्ट्र निर्माण के इस भावना से शुरू किया गया यह मिशन ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके, इसकी शुभकामनाएं भी आप सबसे चाहूंगा। और अभी तक मुझे लग रहा है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रोफेसर सुधीर भदौरिया जी, तो मैं चाहूंगा कि येलो राव जी आपसे ही अगर इस का शुभारंभ हो, जिसमें आप अपने वक्तव्य तो दें ही, साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भी करें। तो आदरणीय येलो राव जी, आपसे मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के तौर पर आप अपने वक्तव्य दें। नमस्ते
I am in USA, so Suprabhatam. And once again for all, Varsha Pratipada greetings. It is my pleasure to invite all the dignitaries, the audience, and the tech team, and representatives of many organizations who are participating in this launch event. The agenda is very simple. I will start with a little bit of introduction about what is GIST, followed by Dhaneshwarji is going to be talking about what is Prabhas. Then we will have a talk about what is the importance of Ahara Kranti, national awareness, followed by the speeches of dignitaries. That includes Vijay Bhatkarji, Nakulji, as well as Jayantji. And we will also have address by Mananiya Mantriji. It is a pre-recorded message. And also in between the event, there will be unveiling of website, the social media tweeting or liking, then the charts and the newsletter. I would also take this opportunity to invite and welcome all the dignitaries who would be participating in the panel discussion, and we'll come to it a little later. And at this point of time, what I will do is I'll start by sharing my screen and give you a quick glimpse about what is GIST. Somebody can allow me to share my screen. GIST acronym stands for Global Indian Scientists and Technocrats Forum. And right now, screen enable is still disabled. सौरभ जी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आदरणीय येलो राव जी के सिस्टम में शेयर स्क्रीन की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आप थोड़ी मदद करें सौरभ जी. I will continue verbally giving you a little bit update. There you go. Wonderful. Let me put into the presentation mode. Okay. So GIST is an initiative from Vijnana Bharati. Whole idea is to see whether we can connect the scientific and technologist diaspora residing outside Bharat. This event was launched in 2010, and a concept paper was written about what exactly GIST is. Considering where India is today, and also about 10 years ago, with respect to the economic progress that is happening, GIST platform should facilitate identification of challenges and opportunities in India. Specifically, the solution should go all the way to the weaker population, residing probably in rural areas. The mechanism is very simple. Through conferences, symposiums, seminars, we can understand where the status and also identify what are the needs, exchange strategies, conduct some studies, and replicate the success stories that we find. What GIST constitutes is the experts in scientists and technocrats, also academicians, institutions, entrepreneurs, philanthropists, and similarly, from point of collaboration, it will be through NGOs, subject matter experts, academic research, government agencies, and at the same time, interested individuals can also be part of this one. In totality, it is complementing and supplementing efforts that is already ongoing in terms of in Bharat, and our complementing and supplementing efforts will be through our talent and time. Why? Because individuals have accumulated experience over the years. They are domain experts. They have desire to give back to Bharat and not knowing exactly how to do it, how to engage. Individually, they have made impressions in their own areas, influenced people, influenced companies, and they have made a lot of impact. And therefore, they want to use that expertise and give it back to Bharat. Our experts today are in these domains, in the education,
in nutrition, in agriculture, in sustainability. We are also scouting for implemental technologies, and also we are exploring in future for different aspects. And we are still expanding and exploring. Today, outside Bharat, our presence is there in India, in US, UK, Qatar, Germany, and we also started some contacts in eastern part of Bharat, that is Australia, New Zealand, Japan. In short, GIST would serve as a platform for meeting opportunities and solutions for the development of Bharat, including rural areas. With that, I will stop here. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your inspiring words. While Vigyan Bharati and Global Indian Scientists and Technocrats Forum initiated the Ahar Kranti program, several other agencies also have joined hands and have agreed to pool in their expertise and resources. One of them is CSIR, Pravasi Bharati Academic and Scientific Sampark, Prabhas. Now, I request Ambassador Gyaneshwar Muleji to present update on the progress of Prabhas. Ambassador Gyaneshwar Muleji is the chairman of Prabhas. He is also the member of National Human Rights Commission. He has served the Consul General of India in New York and High Commissioner of India in Maldives. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gyaneshwar Muleji. चलो, मैं आपकी तालियां नहीं सुन सकता हूं, लेकिन समझ सकता हूं कि आपकी सद्भावनाएं मेरे पास मेरे साथ है। विज्ञान भारती के सभी महनीय व्यक्ति, हमारे CSIR के DG जिनके नेतृत्व में प्रभास का काम मैं संभाल रहा हूं, अन्य जिस्ट के ज्येष्ठ अधिकारी और बाकी पैनलिस्ट, भटकर जी भी है। मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी हस्तियां हैं, तो इनके सामने मैं क्या बोलूं। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है प्रभास के जरिए, उसके बारे में ही मैं कुछ वस्तुनिष्ठ बातें करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभास का जो मुख्य उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है जो कि अभी LOG राव जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया। डायस्पोरा में जो हमारी वैज्ञानिक और तांत्रिकी वर्ग है, हमारे जो लोग हैं, वैज्ञानिक हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हो, विशेषज्ञ हो, उनको भारत के साथ सही तरीके से जोड़ने के लिए यहाँ एक संस्था की आवश्यकता थी। प्रभास का निर्माण जो है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के माननीय प्रधानमंत्री और वैभव की चेयरपर्सन इन दोनों के गाइडेंस में हुआ है। तो इस प्रभास से काफी अपेक्षाएं हैं और मैं चाहता हूं कि जिस्ट का आहार क्रांति का उपक्रम जो है वो हमारे इस प्रभास के उद्देश्य से बिल्कुल ही मेल जोल खाता है। तो इसलिए हम लोग इकट्ठा काम करने में जरूर दिलचस्पी रखेंगे। हाल ही में DG मांडे साहब के साथ जब मेरी बात हुई तो हमने इस पे ध्यान हमारा लगाने का तय किया कि हम थोड़ा सा तात्विक चर्चा में ना जाकर ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम बढ़ाएं, इसकी तरफ ध्यान दे दें। क्योंकि काफी सेमिनार्स, वेबिनार्स, डिस्कशन चलते हैं, लेकिन एक एक मुद्दा लेकर हम कैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, इसके लिए हम जिस्ट के साथ और विज्ञान भारती के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। अब प्रभास जो है उसके बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूं और ये अंग्रेजी में बताऊंगा, ताकि अगर जिनको हिंदी के बारे में थोड़ा सा जिनका हाथ कच्चा है उनके लिए ठीक रहेगा। तो CSIR has developed a virtual platform. It's called Prabhas, meaning Pravasi Bharatiya Academic and Scientific Sampark. It's a portal to connect with the global Indian SNT diaspora for jointly addressing societal challenges, public problems.
तो हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, किस तरह से हमारे एसएनटी डायस्पोरा का एक्सपर्टीज यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करना है प्रभास के जरिए. Conceptualizing the portal as one-stop solution for the SNT diaspora and to unite similar efforts and experience of other major SNT departments and ministries, an interministerial working group was constituted for Prabhas initiative under the chairmanship of myself. I also am, as was mentioned, member of the National Human Rights Commission, where we also look at right to food, which is very much in line with Ahar Kranti. Kyunki Ahar Kranti or right to food, they go together, and there is a huge need for coordination. There is a huge need for working out proper models so that supply demand takes place properly, and the end result is हमारी जो भूखमरी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए. तो प्रभास जो है लॉन्च किया था 31 अक्टूबर 2020 को. अभी तक हमने काफी अच्छे से पोर्टल डेवलप किया है. जो दिस पोर्टल प्रोवाइड्स information on SNT landscape in India, including various institutions for the ease of topical mapping, knowledge sharing, and building collaborations. Prabhas categorizes the R&D institutes of major central scientific ministries and departments in India in an organized SNT domain aligned to national missions and profiles. This will be very useful if you're not already registered. I think it would be a good idea to register in this particular portal. I'll tell you the address: www.prabhas.gov.in. It's a fairly holistic portal which facilitates almost every need that arises out of the objectives of Prabhas, and perhaps similar objective of GIST and Vigyan Bharati, as I can see it. The Prabhas portal also provides an opportunity to post information on individual experts, scientific challenges to be addressed, and solutions to be posted to these challenges in this. I'll just give you some statistics. We are just 3-4 months old, but this is what we have done in these 3 to 4 months. We have a database of over 6,000 SNT diaspora members from 47 countries. We have around 300 registered diaspora and India-based SNT for collaborating and working towards this mission. We have presence of 50 societal challenges, meaning these are the problems of our society which have already been posed, and these challenges are to be addressed by our SNT community, diasporic community, along with their Indian counterparts. And there are 10 national programs, projects, inviting participation from registered experts. And finally, 266 Indian R&D institutions categorized in 20 specific areas, public domains, aligned to national missions, are also mentioned there. So without going further into other details that we have held about seminars, and webinars, etc., and meetings, I can say that from all top-notch technologies like green manufacturing to genome editing, AI applications in toy industries, a number of challenges are being currently worked upon by partners in India as well as the diaspora organizations, individuals. So with this, I take a pause. I request Ahar Kranti to see how best we can harmonize and work together in terms of achieving and attaining the objectives that have been slated as the vision of Ahar Kranti. I would like to thank all of you for giving me this wonderful opportunity and hope to interact with you more in the coming months and years. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया. एक स्वस्थ और पोषित समाज ही महामारियों और बीमारियों का जमकर मुकाबला कर सकता है.
साथ ही ये समृद्ध और सशक्त राष्ट्र निर्माण की भी कुंजी है। इसी महत्ता को रेखांकित करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर श्रीनिवास राव जी को। स्वास्थ्य, पोषण, आहार एवं कृषि से संबंधित कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर श्रीनिवास जी GIST USA वॉलंटियर होने के साथ ही आहार डेटाबेस के प्रेरणा स्रोत भी हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव जी, मैं हृदय से आपका स्वागत करना चाहता हूं। Please allow me to share. सौरभ जी, तकनीकी रूप से मदद करें डॉक्टर श्रीनिवास राव जी को ताकि वो अपने स्लाइड्स शेयर कर सके। Please go ahead. जी, धन्यवाद। Ahar Kranti, Uttam Ahar, Uttam Vichar. This is a program initiated by GIST, Global Indian Scientists and Technocrats Forum, Vibha, Vijnana Bharati, Prabhas, Pravasi, Bharatiya, Academic and Scientific Sampark, and Vijnan Prasar. Its goal is to bring better health to Bharat and the world. In 1960s, Green Revolution happened in India. It was needed because the vast majority of India had hunger and malnutrition as the biggest problem at that time. The efforts of Dr. Norman Borlaug, Dr. Swami Viswanathan, they have created a revolution by increasing 10 million tons of wheat production to several folds. Later, in 1970s, Dr. Vagish Kurian and his team increased milk production 4 folds in the country and became an important leader in the world. The trend initiated by these revolutions continued. And today, India is producing more food in terms of calories it needs for all its people. The calorie audit shows that India is producing more than twice the calories needed for all its 1.3 plus billion people. For the current year, the grain alone or grain production is 303 million tons as declared by the ministry. That means that is 303 billion kilos per year. And that translates to more than double the grain that everybody needs in the country. As a result, we should have been very good. But the ground reality, the data from various sources, very systematically compiled by Dr. Hans Rosling, shows that India is still not at a very high level of life expectancy. And this is the main issue. Our food in terms of calories is very good. Our policies are very good. Yet we have significant healthcare burden and our life expectancy is only less than 70 years. The main reason for this is we have a highly imbalanced starch-heavy diet. Here the circle shows the recommended values of all food types, groups that we have to consume. In India, we consume the starch more than what is needed. And the rest of the food groups are consumed at a very low level. This is the main reason from the nutrition point of view why we have these healthcare problems. Because we do not have balanced nutrition diet, lifestyle diseases are on the rise. India has greatly reduced the communicable diseases, infections,
But the lifestyle diseases are doubling from 1990 to today. And the doubling of these lifestyle diseases is an enormous economic burden. The estimates show that by 2030, it will be more than $450 billion of economic loss, 17.9 million years of productivity loss, and the poverty may go about 20% as a result of these problems. So what is the solution? Diversity in crop production, diversity in food consumption, increase in awareness about both of them. So the solution is awareness and quality in our food. That's the main goal of Ahar Kranti. Present crop production patterns, as you can see here, some of them are much more. Some of them are not sufficient. The red line here represents the required production, and we hope to achieve in the agriculture domain of Ahar Kranti to meet all the production properly so that we can go towards good balanced diet. India has plenty of rice varieties. Rice as an example I have taken, but plenty of other crops also can be falling in the same category. Dr. Longwa, a scientist from National Institute of Nutrition, published 10 years back that there are several rice varieties that can give more than 10.9 up to 11.9 protein percentage wise in rice. Imagine if the double the protein is available from rice itself, the dramatic shift in the India's rice consuming population's health can be seen just in one season. Not only that, there are plenty of pulses. India is requiring enormous amount of protein. After the calorie malnutrition, which is completely suppressed in India, now protein malnutrition is the challenge. We have 40 different varieties of pulses. Many of them are grown in India. We need to grow them more and make them available to the population. We have a database of 10,000 edible plants, of which we are focusing at the moment on 200 crops to increase the micronutrient requirements in the diet. We have achieved the macronutrient requirement in the country, but we need the micronutrient improvement. That will be the major effort of Ahar Kranti. Ahar Kranti hopes to reduce malnutrition and increase life expectancy, increase cognitive and academic performance, have nutritious crops, meet all domestic needs, and be ready for exports. Further, using hundreds of years of knowledge passed on to us by our rishis to us in Ayurveda, we hope to improve India's health and become Vishwaguru in this domain. Ahar Kranti will be implemented over multiple phases. As you can see here, the spider chart clearly shows that various levels at which Ahar Kranti will be unfolded. The major steps are NGOs to teachers, teachers to students, students to families, families to society. Ahar Kranti will unfold at every single household in India. Let me play a mantra from Atharva Veda which illustrates why Ahar Kranti can be so effective and can be achieved. What it means is, rishis several thousands of years ago clearly defined that man can live 100 years. And to live that 100 years, our knowledge from Ayurveda can help us. Ahar Kranti would like to bring
Ayurveda on par with the modern science, and B, the evidence-based medicine for the future of India and the world. Therefore, we are all confident that if all these things are implemented, Ahar Kranti will bring the needed change for India, and India can become Vishwaguru. Namaste. मान जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स. दर्शकों, आप सबसे एक बार फिर से क्षमा चाहूंगा. आरंभ में जो कुछ तकनीकी बाधा उपस्थित हो गई थी, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह भदौरिया जी का वीडियो मैसेज आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, Professor Sudhir Singh Bhadauria has more than 3 decades of academic research and administrative experience, and currently he is working as the director of University Institute of Technology, Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, MP. Saurabh ji, can we have the video message, please? हिंदू वर्ष प्रतिपदा के इस पावन अवसर पर आहार क्रांति के अभियान के शुभारंभ के इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं. भारत की संस्कृत परंपरा में प्रचलित अवधारणा है उत्तम आहार उत्तम विचार. हम यह भी जानते हैं कि उत्तम आहार से ही हमारा उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम मनोवृत्ति बनती है. विज्ञान भारती के प्रकल्प ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स, जिसको हम जिस्ट के रूप से जानते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और अन्य देशों में काम करते हैं. यूनाइटेड नेशन द्वारा इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021 डिक्लेयर किया है. इसके परिप्रेक्ष्य में भारत को पूर्ण लाभ मिल सके, इस दृष्टि से जिस द्वारा उत्तम आहार क्रांति का यह अभियान लिया गया. इसका मूल उद्देश्य भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानीय डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अन्य आहार संसाधनों का उपयोग करके बैलेंस डाइट प्राप्त करने. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधीर जी. देवी और सज्जनों, सदियों से भारत में आहार तथा पोषण के मामले में एक विशेष प्रकार के आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार रहे हैं. आधुनिक युग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के द्वारा भी इस दिशा में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में आहार क्रांति के इस नवल अभियान पर विज्ञान भारती संस्था का क्या दृष्टिकोण है, इसे जानने के लिए मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा विज्ञान भारती के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय भाटकर जी को. सूचना प्रौद्योगिकी के नेतृत्वकर्ता तथा प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर विजय भाटकर जी भारत के परम नामक सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं. आदरणीय डॉक्टर विजय भाटकर जी, आपसे अनुरोध है कि इस पावन अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें. आदरणीय डॉक्टर विजय भाटकर जी. Thank you so much for inviting me for this very special subject that we have taken for this forum. It's a very delicious subject in a way. It's very tasty subject compared to the dry subjects we often discuss. So really, when Jayant Rao told me that now this time we are going to take this important Ahar Kranti as a subject, and I felt that there is a great need for this, not only because of our unbalanced food has been brought out by Dr. Srinivas Rao, that kind of thing. We have abundance, but we don't have balance. I think that is one message which came from him. But one thing must be admired, that this Ahar forms an extremely
I would say, most important part of our culture. Our culture is very diversified culture. If you look at it, so many languages we speak. Language means the cultures, and so many different ways we travel from few miles away. The food is different, the taste is different, our cultures are different, languages are different. I worked on languages. I was amazed to see 1,700 languages, flavors of language, which manifests in major languages, 22 languages. And similarly, the food. You see that our food is so diversified and so different, with so different tastes. And every festival brings, I think, the manifestation of this. Today is our New Year Day, what you call Gudi Padwa, or Ugadi, or this kind of thing. And every festival has its, I think, celebration with different foods. I think which is nowhere in the world. I think that if you see the diversification of languages as well as diversification of our food, I think this is to be admired, and we need to really lower that kind of thing. The number of spices which are accordingly grown in this part of the world, and that's why I think the whole world got attracted to it. Portuguese got attracted to it, and we were invaded to get good spice. So there are wonderful histories of different food. But I think the factor which I wanted to bring to your notice is that in the other aspect, particularly from Vigyan Bharati or science perspective, if we look at the taste issue, I think if you like this, the sensory perception of the food, very important. There's not going to be the way food, the various flavors, the various aromas, various tastes, the way they are presented, and all that kind of thing, and the celebration around it, which is a very important aspect of this whole thing. And I would say that, and then I went to a little deeper side of it, that the aspect of each of them, there is a big science. Each spice has a science behind it. So nothing, how that flavor comes, and how this flavor can be modified, and how they the way I think they are treated, the various grains, how they are treated, how they are cooked, how they are served, and the presentations. So it's a great fine art. I think the food is a great fine art, and so diversified that if one, I would say, the Tanuja is there. If Tanuja is cooking, this is very different. It is going to be different than suppose if Manoj wants to cook, it will be so different. And each one of us, the family itself, there may be so many daughters or so many women who are cooking, but each one of us, then will make a different tea, forget the food itself. So it's such a diversified experience, which is not true in many cultures. I must say it is not true in many cultures. So I think this part, this aspect of taking this as a Ahar Kranti, Ahar as a subject for, and is a subject of science. And this I didn't know until recently, that how the science is employed to get you addicted to the food. Of course, the housewife knows it, but there is the particular flavors which are created by which you get addicted to that food, this one. And what is the science behind it? And that sensory experience, it is not just taste issue. It is a flavor, the aroma issue, it is a presentation issue, and how it is, how in the order it is presented, served, I think. So there are different dimensions of it which we must know. This fine art of Ahar, what we are talking about, of course, Ahar and Vichar, how they are related, that has been talked about. Our rishis knew it very well, what kind of diet must be sold, why sattvic diet, rajasic diet, and tamasic, things like that kind of thing. We classified those foods like that and all that. So since I have only 4 minutes, I would say that it's a very important subject, and it's a very fine art. It's also a very deep science, which we must admire, and we must develop it. This science, if it is one thing which is we are connected, is I think whole day is food. So, and we must know it. There's nothing, particularly the men folk, they are not aware of how much effort goes behind good cooking and fine cooking, and we must bring it to the world. I think of course, Indian food is getting more and more popular, I think, in many countries. But there is so much of scope to do it, kind of this. We can attract the people by its own food, I think. So I really congratulate Yaruji Rao and everybody
Jayant Rao, and of course, it's very important that our CSIR got involved in the whole process, particularly the Prabhas, and then we will develop, which we need to develop a very fine, I think, science of great food. What we must develop, we have art of it, but science of good taste and sustained taste, we must develop and understand it. And there should be a laboratory. There should be sensory laboratory, what is called this one kind of thing, which will develop this science more in an advanced form, in the very fine form, and which we can, so that we can serve the entire world. I will just end with, I remember when I was studying, there was a big problem of hunger in our country. I used to feel the tears in my eyes when I see some people didn't have, I think, how they miss the food, how they, this one kind of thing. Today, as was presented to Dr. Srinivasa, was presented that we have abundant food. And he also talked about the average, I think, life expectancy is 70. I think women is a little more, this one. But when I started from the schooling, it was only 35. We doubled it. And now the challenge will be to reach to that is Shatayushi Bhava, what you said, that 100 years. And it's not difficult because you can come from 35 to 70, then you can go 70 to 100 as well and lead a full life, and this will happen. I think as the science develops, it's good that Vigyan Bharati, and particularly GIST has taken this subject for discussion. We're involving several experts from all over the world. I think we require to involve what people expect from Indian food, and of course, how to the current imbalance of food, how that can be mitigated. And lastly, I think the great epidemic of diabetics in the country, and how to mitigate that by your food, because food has tremendous ability to balance it out, and that's what everybody says. But to get adjusted to that taste of different foods is not so easy. And then where I think we must bring, I think, more knowledge to the people, I think I would say. So these are the challenges, some of the challenges which I mentioned. But this subject, I think we need to take it forward. Thank you very much for giving me the opportunity to share some few thoughts spontaneously that occurred to me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हम सभी आभारी हैं डॉक्टर विजय भाटकर जी। आपने आज हमें एक नई प्रेरणा दी कि पाक शास्त्र को पाक कला के रूप में हम जानते थे, पाक विज्ञान के रूप में भी अब से जाने जाएंगे। आज के समाज को संवारने में संचार माध्यमों की विशेष भूमिका होती है। आहार क्रांति के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका किस प्रकार बहुआयामी हो सकती है, इसके बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विज्ञान प्रसार के निदेशक आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी को। डॉक्टर नकुल पाराशर जी पिछले 3 दशकों से मीडिया एवं प्रकाशन जगत को अपनी रचनात्मक ऊर्जा से समृद्ध करते आए हैं। आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी। नमस्कार। वर्ष प्रतिपदा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे स्क्रीन शेयर करने का अगर सौरभ जी कृपया मदद करें। डॉक्टर नकुल पाराशर जी अपना स्क्रीन शेयर कर सकेंगे सबसे। सौरभ जी। ऑलरेडी आपको होस्ट हैं, आप कर सकते हैं। जी आप कर सकते हैं सर। आहार क्रांति के बारे में आज से करीब 2 महीने पहले जब बातचीत शुरू हुई तो हम सब बहुत उत्साहित हुए और सबकी ये कोशिश थी कि इसके कार्यान्वयन की ओर हम ध्यान दें। तो आप सब ने अभी डॉक्टर श्रीनिवास राव के प्रेजेंटेशन में देखा कि उन्होंने एक स्पाइडर चार्ट हम सब के सामने रखा था। वो स्पाइडर चार्ट अपने आप में पूरी आहार क्रांति का एक आधार बन के आगे हम सब के लिए बड़ा प्रेरक पटल सा तैयार हो गया, जिसके अंदर हमने 6 मुख्य चीज़ों के बारे में बात की, जिसमें एक उद्देश्य है, विषय वस्तु है, उसका फॉर्मेट यानी प्रारूप कैसा हो और कौन कौन सी भाषाओं में और कैसे उसको लेके हम आगे चलेंगे और कौन कौन हम सबको इसमें सहायता देगा, उसके बारे में बात करेंगे।
हम सब जानते हैं कि आहार क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो जन जागरण के अंदर बेहतर जागरूकता और जन जागरण को और व्यापक बना सकें, और उसके दूसरे चरण में कोशिश होगी कि हम आहार को और बेहतर उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। और ये सब तभी संभव है जब कृषि बेहतर होगी, उसके अंदर प्रिसिशन एग्रीकल्चर होगी, IoT होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। इसकी विषय वस्तु कैसी होगी, इसके बारे में हम सब की ये चेष्टा रहेगी कि पहले इसको हम आधारभूत पाठ्यक्रमों के अंदर शामिल कर सकें। इसको और लोगों तक व्यापक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग विविध तरीकों से, क्विज़ेस वगैरह से हम इसे खेल खेल में लोगों तक पहुंचा सकें। और सबसे ज़रूरी तब होता है जब इसको हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के तौर पे अनुदेशात्मक तरीके से इसको आगे ले चलें। इसका प्रारूप हम सब जानते हैं कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल, ये सारे माध्यमों के अंदर हमारा प्रयास रहेगा। और अब से कुछ क्षणों के बाद हम आहार क्रांति के पहले न्यूज़लेटर का भी विमोचन करेंगे। ये सब तभी संभव होगा जब हम आम विज्ञान के जनसंचार के माध्यम, विशेषकर जन जन तक व्यक्तिगत रूप से, जब तक हम आम आदमी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक कि हमारी एक कल्पना है। हम सब जानते हैं कि अष्टम सूची में जितनी भी तमाम भारतीय भाषाएं हैं उन सब पे ध्यान केंद्रित करेंगे, उन पे फोकस करेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, ये चारों माध्यमों से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फिलहाल पहले चरण में हिंदी और अंग्रेजी में, जैसा आप आज न्यूज़लेटर देखेंगे, उसका कार्यक्रम की शुरुआत वहां से होगी। हम सब जानते हैं कि इस बड़े क्रांति, इस आंदोलन के लिए हमें बहुत सारे साथियों की आवश्यकता होगी, जिसमें हमें जरूरत होगी सरकारी, गैर सरकारी, आंगनवाड़ी और तमाम अन्य संस्थानों की। निजी क्षेत्र के संस्थान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्हें भी हम अप्रोच करेंगे। पर सारी बात समाप्त और केंद्रित होती है कि कार्यान्वयन तभी संभव और तभी सफल होगा जब तक उसके लाभार्थी उससे लाभ ना उठा सके। तो शिक्षक और विद्यार्थी और विशेषकर पारिवारिक स्तर पर जब हम पहुंचेंगे तभी हम इसको होलिस्टिक तरीके से समाज के हर अंग, हर लेवल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम बाकी अन्य समाज में भी उन्हीं माध्यमों से वहां पहुंचे। हमारे बहुत सारे तरीके होंगे जिसके अंदर आहार मित्र होंगे, आहार प्रेरक होंगे और आहार संचारक होंगे। तो ये था हमारे आहार क्रांति के कार्यान्वयन के बारे में एक छोटा सा प्रारूप तरीका जो हम आगे लेके चलेंगे। आप सब ने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर विज्ञान भारती और जिस्ट के सभी उन सदस्यों को मैं नमन करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत करी और धीरे धीरे वो छोटे से पुष्प से बड़े वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि हम शीघ्र ही अपने इस आंदोलन को विश्वव्यापी स्वरूप दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार डॉक्टर नकुल पाराशर जी, और विशेष रूप से अपने वक्तव्य को इतना सारगर्भित और संक्षिप्त रखने के लिए। आहार क्रांति के इस देशव्यापी अभियान को मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अब मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रचारक श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को ही अर्पित कर दिया है। आदरणीय जयंत सहस्रबुद्धे जी, आपसे आग्रह है अपने वक्तव्य से हमें प्रेरित करें। नमस्कार। भारत के नववर्ष के प्रथम दिन पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबका इस आहार क्रांति की यात्रा में स्वागत भी करता हूं। आज यहाँ पर अपने देश के विज्ञान क्षेत्र के विशेष महानुभाव उपस्थित है। अपने देश में जैसे विज्ञान के विशेष लोग हैं, वैसे उस प्रकार से भारत के बाहर जाकर जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करके दिखाया है, ऐसे अपने सफल भारतीय वो भी इस कार्यक्रम के द्वारा
हम सभी के साथ जुड़े हैं आहार क्रांति लाने के लिए। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में बहुत ही मन से इस आहार क्रांति को आगे ले जाने का संकल्प करने वाले भी बंधु भगिनी जुड़े हैं। आप सभी को मेरा नमन, अभिवादन। आज एक बहुत ही शुभ दिवस पर हम आहार क्रांति का प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में संक्रांति हर मास आती है और ये आहार क्रांति ही नहीं तो आहार संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ होता है सम्यक क्रांति। डॉक्टर भटकर जी ने अभी उल्लेख किया कि अपने देश में ये आहार यानी खाद्यान्न ये केवल एक सामान्य बात नहीं है, तो हमने उसको एक कला के रूप में भी देखा है और उसका विज्ञान भी समझने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि अपने देश में इसको हम खाद्य संस्कृति ऐसा कहते हैं। संस्कृति का अर्थ है सम्यक कृति। सम्यक कृति यानी एप्रोप्रिएट एक्शन। तो सम्यक कृति यानी संस्कृति। तो आहार क्रांति के द्वारा अपने देश में हम आहार के बारे में यानी अन्न के बारे में एक विशेष वैज्ञानिक जागरण करने जा रहे हैं और उस यात्रा का नाम है आहार क्रांति। यात्रा लंबी चलने वाली है, लेकिन यात्रा का शुभारंभ आज हम सब मिलकर कर रहे हैं। यात्रा प्रारंभ करने के लिए जैसे पहले चरण को आगे बढ़ाना पड़ता है, वैसे आज का दिन यानी लंबी यात्रा का ये प्रथम चरण है। नकुल जी के द्वारा अभी एक जानकारी दी गई कि कैसे हमें प्रत्यक्ष इसको क्रियान्वित करना है। सामान्यतः दो हिस्से आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों तक ये सारी जानकारी ले जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यक्ष लोगों तक पहुंचना और उनको इन सारी बातों के बारे में अवगत कराना। अवगत इस पद्धति से कराना कि वो सारे इस बात को आत्मसात करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सके। हमने ऐसे सोचा है कि अलग अलग पद्धति से लोगों तक जाने का विचार हमें इस योजना में करना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम बात मन में आती है कि अपने देश के नई पीढ़ी के बालक जो अपने देश का भविष्य निर्माण करने वाले हैं, तो हमने पहले ऐसे सोचा है कि सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे कि अपने देश के शिक्षा लेने वाले, विद्यालयीन स्तर की शिक्षा लेने वाले बालकों तक हम पहुंचे और स्वाभाविक ऐसे छात्रों तक हमें पहुंचना है, तो उसके पूर्व हमें उनके शिक्षकों तक पहुंचने की बड़ी आवश्यकता रहेगी। बालकों के लिए, छात्रों के लिए शिक्षकों के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो यानी उनके माता पिता, उनके अभिभावक। तो हमने पहले चरण में ऐसे सोचा है कि इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक, अभिभावक और उनके छात्र, इस समूह को हमने सामने रखा है और वहां तक पहुंचने की सब प्रकार की योजना हम पहले चरण में बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अपना समाज बहुत विशाल है। नागरिक क्षेत्र और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र दोनों तक हमें पहुंचना है। शिक्षा के द्वारा दोनों क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी समाज के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागृति हुई है और समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के समूह बने हुए हैं। जैसे शहरों के अंदर आजकल हम हास्य क्लब देखते हैं, उसके साथ साथ योगा के लिए एकत्रित आने वाले कितने सारे समूह दिखाई देते हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक इस प्रकार की स्वास्थ्य के बारे में एक बड़ी चिंता और उसके लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता आज पूरा समाज अनुभव कर रहा है और उसके कारण स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक इस प्रकार के कुछ विचार करने की दृष्टि से समूह बने हैं। तो वहां तक पहुंचने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के किसी एक आयाम पर ही वो काम करते रहते हैं, लेकिन सबके लिए अन्न एक समान साधारण इस प्रकार का एक घटक है। तो सबके लिए अन्न के बारे में जागरण ये आवश्यक रहेगा
इसलिए हमने दूसरे चरण में ऐसे सोचा है कि ऐसे समूह तक हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे समूहों तक पहुंचने के लिए बीच में और एक कड़ी की आवश्यकता रहेगी। उसमें अपने देश में समाज सेवी व्यक्ति और समाज सेवा के लिए जिन्होंने संगठन बनाए हैं, संस्थाएं बनाई है, ऐसे लोगों तक पहुंचना आवश्यक है जिनके द्वारा समाज में और नीचे स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कार्य योजना दूसरे चरण में बनाने की अब योजना कल्पना बन चुकी है। तो इस प्रकार से हमें इस कदम से कदम आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ और एक घटक हमने ध्यान में रखा है, विज्ञान भारती इसके बारे में विचार कर रही है, वो यानी अपने देश का कृषि के साथ जुड़ा हुआ किसान। हम सब जानते हैं किसान हम सबका एक प्रकार से अन्नदाता है और उसके अंदर जागृति लाने की बड़ी आवश्यकता है। अब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम करने वाले हैं और उसमें एक बड़ी बात उभर कर आ रही है कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी अंग्रेजों ने अपने देश में कृषि को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर अपने देश में प्रस्तुत किया। उस कृषि को ठीक करने की बड़ी आवश्यकता है और उसमें ये आहार क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो हमने इस समाज के घटक पर भी ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है और मुझे विश्वास है कि इसके लिए आवश्यक सारे लोग स्वयंसेवी पद्धति से इस आहार क्रांति के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही उत्सुकता आज हमें दिखाई दे रही है। विज्ञान के क्षेत्र के लोग तथा विज्ञान प्रेमी जो विज्ञान को लेकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे अपने देश के और अपने देश के बाहर गए ऐसे सारे भारत के बंधु भगिनी इस आहार क्रांति के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक कार्य योजना का निर्माण अब स्वाभाविक शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कार्य योजना को बहुत अच्छी प्रकार से क्रियान्वित करेंगे और अपने देश में आहार क्रांति लाकर, एक सम्यक क्रांति लाकर अपने देश का स्वास्थ्य का क्षेत्र निश्चित ही उत्कृष्ट बनाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी। आपने जैसी रूपरेखा प्रस्तुत की, हम सभी भी बहुत उत्साहित हैं कि किस प्रकार से अपना देश स्वस्थ होगा, श्रेष्ठ होगा। अब मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर विजय भाटकर जी एवं ज्ञानेश्वर मूले जी से अनुरोध करूंगा आभासी माध्यम से आहार क्रांति चार्ट, न्यूज़लेटर एवं वेबसाइट के लोकार्पण की हमें अनुमति प्रदान करें। आप सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि आपकी अनुमति हो तो आभासी पटल पर इन सब का लोकार्पण किया जाए। आदरणीय विजय भाटकर जी, आदरणीय डॉक्टर मांडे जी और आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले जी की उपस्थिति में अब हम सभी इस लोकार्पण को आभासी मंच पर देखेंगे। सबसे पहले आहार क्रांति वेबसाइट। आप सबसे अनुरोध है कि जैसे जैसे लोकार्पण होता जाए आप सब इसे न सिर्फ स्वीकारें, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, बल्कि एक महत् उद्देश्य से आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी भी निभाएं। मुझे लग रहा है सौरभ जी वेबसाइट चल नहीं रही थी, शायद आहार क्रांति न्यूज़लेटर या आहार क्रांति चार्ट को अनवील करें आदरणीय सौरभ जी। आहार क्रांति न्यूज़लेटर भी हमारे समक्ष आने वाला है। आहार क्रांति चार्ट भी आज लोकार्पण किया जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं सौरभ जी से, जो बैकएंड में तकनीकी सपोर्ट दे रहे हैं हमें, आहार क्रांति न्यूज़लेटर, आहार क्रांति चार्ट और आहार क्रांति वेबसाइट, इन तीनों को लोगों तक पहुंचाने का इस आभासी माध्यम से उन्होंने प्रयास किया। कोई बात नहीं,
अब जो समय आ गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम आ चुके हैं और आदरणीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का वीडियो संदेश हमें प्राप्त हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा कि उस वीडियो संदेश को हम सब तक पहुंचाने का कष्ट करें। आदरणीय सौरभ जी। माननीय मंत्री जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से हम सब तक आहार क्रांति के इस शुभारंभ का एक बहुत बड़ा साधन दिया है। हम सब धीरता पूर्वक सुने माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। आप सबसे निवेदन है उनके प्रेरक वक्तव्य को सुने, आत्मसात करें और उसके व्यवहार में लाएं। सौरभ जी, अभी तक हमें वीडियो संदेश नहीं मिल पा रहा है। सौरभ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सब मंत्री जी को सुन सकें। और जो चार्ट या वेबसाइट या न्यूज़लेटर के बारे में तकनीकी बाधा रहेगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप सब तक सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से आप सब तक पहुंचेगा। विज्ञान प्रसार इसकी जिम्मेदारी लेता है और उन चार्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वैज्ञानिक तरीके से आहार चार्ट तैयार किया गया है, कितना वैज्ञानिक तरीके से वेबसाइट तैयार की गई है, कितना वैज्ञानिक तरीके से न्यूज़लेटर बहुत ही गंभीर प्रयास। जी नहीं सौरभ जी, अभी तक हम नहीं देख पा रहे हैं वीडियो। हम सब बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सुनने का। जी जी आप अभी माननीय मंत्री जी उपस्थित है आभासी मंच पर। वीडियो प्ले कर दें सौरभ जी। डॉक्टर विजय भटकर जी, प्रभास के श्री ज्ञानेश्वर मूले जी, श्री सुधीर भदौरिया जी, श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, जिस्ट से जुड़े अमेरिका के डॉक्टर येलोजी राव मिरजकर जी, डॉक्टर श्रीनिवास राव जी, श्री प्रफुल्ल कृष्ण जी तथा सभी प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नव विक्रम संवत 2078 के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मां अन्नपूर्णा के चैत्र नवरात्रि के प्रथम सोपान के रूप में आहार क्रांति जैसे मानव सेवी जन आंदोलन का शुभारंभ हृदय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर है। आज जब चारों ओर समूचा राष्ट्र कोविड की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में आहार इस महामारी के प्रकोप से लड़ने में एक विशेष आयाम बनकर सामने आया है। ऐसे समय में आहार के विषय में लोगों में उपयुक्त जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। जनमानस में आहार जैसे वृहद विषय के बारे में जागरण और चेतना के प्रसार के बारे में जब मुझे हमारे प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों की मूलभूत भागीदारी के बारे में जानकारी मिली तो मन प्रसन्नता से भर गया। इस जन आंदोलन को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाने का यह विचार उत्तम है। इसलिए आपका इस क्रांति को लेकर जो लोगो आप सबने बनाया है वह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सभी राष्ट्रवासियों को उत्तम आहार, उत्तम विचार जैसे नारे से जोड़ता है। आप सभी को, विशेषकर उन ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स को, जिस्ट के प्रवासी अमेरिकी वैज्ञानिकों का मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा,
जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस आंदोलन को मूर्त रूप देने की कल्पना की और इसका प्रतिपादन किया। डॉक्टर येलोजी राव, डॉक्टर श्रीनिवास जी राव और श्री प्रफुल्ल कृष्ण जी का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और इसे जन आंदोलन का रूप देने पर बल दिया। हम सब जानते हैं कि पोषण उत्तम जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का निर्माण होता है। हमारे ऋषियों महर्षियों द्वारा अन्वेषित आयुर्वेद ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है और अब समय आ गया है कि हम उसी समृद्ध ज्ञान को फिर से जीवन में लागू कर स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का सामना करें। संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत की आहार क्रांति का शुभारंभ स्थानीय फलों और सब्जियों की पौष्टिकता और संतुलित आहार के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर पारंपरिक आहार के मूल्यों के प्रति लोगों को आकर्षित करने का एक उत्तम प्रयास है। इस विकास आंदोलन आहार क्रांति का उद्देश्य है कि इसे जन जन तक पहुंचाना है। ये आंदोलन देश के हर कोने तक पहुंचे, इसके लिए समाज के सभी लोगों का जुड़ना जरूरी है। विशेषज्ञों से समाज सेवियों और शिक्षकों तक, शिक्षकों से छात्रों तक और छात्रों से उनके परिवारों तक एक कड़ी के रूप में काम करना होगा। विश्व में स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण प्रस्तुत करने का एक बेहतर अवसर देशवासियों के समक्ष है। यह हम सभी जानते हैं कि आहार क्रांति के रूप में बहुत बड़ा काम आप लोगों ने अपने हाथों में लिया है और इसको आगे कई वर्षों तक चलाना भी है, ताकि यह आंदोलन हरित एवं श्वेत क्रांति की तरह जन जन तक पहुंचे। इसके लिए आप लोगों को विज्ञान के संचारकों एवं प्रसारकों, अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार के विज्ञान प्रसार एवं प्रभास का इस आंदोलन से जुड़ना एक उपयोगी पहल है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो शुरू से मेरे हृदय के करीब रहा है और इस विषय में मैं अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। कोविड महामारी के कारण मेरी अत्यधिक व्यस्तता होने से इस कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत तौर से सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु निकट भविष्य में आहूत होने वाले कार्यक्रमों में मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा और जो भी हमारे मंत्रालयों से सहायता संभव होगी उसे इस आंदोलन में प्रदान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। एक बार पुनः विज्ञान भारती और जिष्ट के सभी लोगों और उन सभी को जो इस आंदोलन से जुड़े हैं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब स्वस्थ रहें। आहार ही औषधि है, इस बात को अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी, आपका। हम सब आपसे हमेशा से प्रेरित रहे हैं, आगे भी हमें प्रेरणा मिलेगी और इस आहार क्रांति को का क्षितिज विस्तार होगा, इतना तो तय है। इससे पहले कि अब मैं प्रफुल्ल कृष्णा जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन करूं, मैं चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम की जो अवधारणा है इस पर एक प्रोमो वीडियो बनाया हुआ है विज्ञान प्रसार ने। मैं चाहूंगा आदरणीय सौरभ जी उसे आप सब तक पहुंचाएं। सौरभ जी। विज्ञान प्रसार द्वारा यह फिल्म बनाया गया है।